भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के आरएलडी प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपनी रंजीत नगर स्थित कार्यालय पर पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। उन्होंने कल कंपनी बाग में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं आरएलडी के जयंत चौधरी भरतपुर आ रहे हैं एवं अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इसी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। 25 नवंबर होने जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में ये जो चुनावी प्रचार का जो कार्य चल रहा है उसी के तहत कल एक चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, साथ ही माननीय श्री जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष, संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ अन्य लोगों को भी इन्वाइट किया गया, जिसमें हमारे जगदीश सिंह जी, आदरणीय श्री भजन लाल जी, पंडित रामकृष्ण जी, इसके अलावा जो हमारे विधायक हैं उनको भी, प्लस हमारे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोक दल के जो विधायक हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य इस आम सभा का कि राजस्थान का क्या संकल्प है कांग्रेस का, और लोक दल के रूप में भरतपुर की जो तस्वीर है उसके बारे में मेरा जो एक रोड मैप है, विजन है, उसके बारे में अपना विचार रखूंगा कल के आम सभा। और आप सब जानते हैं कि भरतपुर में जो इस वक्त जो चुनावी माहौल है उसमें भरतपुर का विकास एक प्रमुख मुद्दा है। और मैं कह सकता हूँ विकास बना विपक्ष, विपक्ष की गत 5 वर्षों में क्या भूमिका रही, प्लस एक एमएलए और मंत्री के रूप में मैंने विकास को लेकर के जो कार्य किए हैं और जिसको जनता रेस्पॉन्ड कर रही है उसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी। और जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से, प्लस फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से, प्लस जो 7 गारंटी अभी दी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के मुद्दे जो कृषि से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, कृषि सुधारों से संबंधित है। इसके अलावा एक मुद्दा एनसीआर रीजन से भरतपुर को हटाया जाए, टीटी जेड से जो है इसको मुक्ति दी जाए। इसके अलावा एक और मुद्दा ईआरसी की, जो पूरे प्रदेश की लाइफ लाइन और विशेष रूप 13 जिलों के लिए उस ईआरसी पर भी चर्चा की जाएगी, बात रखेंगे। किस तरह से केंद्र सरकार ने सौतेला विवाद कर रही है कि जहाँ 16 परियोजनाएं देश में राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दिया गया है, राजस्थान के 25 एमपी होने के बावजूद, केंद्रीय मंत्री राजस्थान के होने के बावजूद भी एक योजना को भी इस काल में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला है। इसके अलावा जो देश में की सरकार की जो भूमिका गोल्डन ट्रायंगल पर ये भरतपुर है, हमारा गनावर्ड सेंचुरी है, एक टूरिस्ट हब बन सकता है। टूरिस्ट हब के रूप में ये मैं भी मांग कर रहा हूँ कि भाई इसको एक टूरिस्ट सिटी को डेवलप किया जाए। और ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, सवाई माधोपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, जयपुर, इसको पूरा एक नेशनल एक टूरिस्ट हेरिटेज के रूप में डेवलप करके और यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है। इसी तरह से एक मुख्य मुद्दा होगा भरतपुर संभागीय मुख्यालय, विश्वविद्यालय अब नहीं है, भरतपुर मुख्यालय है। तो युवाओं के भविष्य को देखते हुए जो है विश्वविद्यालय भी खोला जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। और ये भी एक रहेगा। इसके अलावा इरिगेशन का जो है मुद्दा है वो रहेगा कि यमुना का हमारा पुराना समझौता हो रखा है, यमुना का पानी का, और वो तय समझौते के अनुरूप अभी भरतपुर को, हमारे राजस्थान को जो पानी नहीं मिल रहा है। तो ईआरसीपी के अलावा ये भी प्रूव होता है कि हमारा जो समझौता हुआ है राज्यों के समझौते के अंदर, उस समझौते के अनुरूप पैसा जो पानी जो है भरतपुर को मिले, जिससे क्या किसानों की जो प्रॉब्लम है वो दूर की जा सके। ये सब मुद्दे होंगे। और हमारा मुद्दा, जैसे हमारी सरकार का प्रमुख मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी और लोक दल का जो गठबंधन हुआ है, उसके तहत जो हम चुनावी सभा में कूदे हैं, तो हमारा प्रमुख मुद्दा विकास का एजेंडा लेकर के कूदे। और मैं सोचता हूँ जो बचत और राहत बढ़त का जो काम करने का जो किया है सरकार ने, वो एक एंटी इनकम्बेंसी उसने पैदा नहीं होने दी।
और मैं ये कह सकता हूँ मुताबिक के साथ सरकार जो है रिपीट हो रही है, जो सर्वेज आ रहे हैं, जो खुफिया सूत्र कह रहे हैं, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि सरकार सर एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि एक तरफ जो चाल चरित्र और उसके बारे में डिफरेंट पार्टी बताने वाले लोग, आप जानते हैं जब किस तरह से व्यवहार करते हैं और उस तरह से जो दलित के साथ जो काम किया गया, जिस तरह से उसके साथ जो व्यवहार किया गया, उसको लेकर के, और यही कारण था कांग्रेस से टिकट ना मिलने का उनका। लेकिन ये तो बीजेपी को कुछ सोचना चाहिए कि किस आधार पर उनको टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने उनको अंगीकार किया। तो निश्चित रूप से मोदी जी तो, क्योंकि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में तो क्या कहूँ, अब ये तो खुद जानते हैं, उनकी पार्टी जानती है कि भाई किस तरह से उनका क्या व्यवहार रहा। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो ठीक नहीं। ब्रज क्षेत्र के विकास की जो बात कहते गए हैं, दावा करते गए हैं, वादा कर गए हैं, ब्रज क्षेत्र का विकास किया जाएगा, खासकर एनसीआर जोन में जो आता है। भरतपुर के अलावा मथुरा वृंदावन, इसका एक विकास किया जाएगा और 23 नवंबर को मीराबाई जयंती में वो जा रहे हैं। तो ब्रज क्षेत्र के विकास की जो बात कर रहे हैं, 2013 में भरतपुर आते हैं, 2018 में भरतपुर आते हैं, 2023 में भी हुआ है, तो क्या लगता है ब्रज क्षेत्र के विकास का उनका ये वादा पूरा हो पाएगा? ये तो ब्रज क्षेत्र का विकास, ब्रज में भरतपुर करौली तक आता है, ठीक है। आपको बताइए राजस्थान सरकार के योगदान को हटा दें, क्या लगता है? मैंने नेशनल हाईवेज को लेकर के माननीय गडकरी जी को भी 2 पत्र लिखे थे कि जो बड़ा एक एक्सीडेंटल पॉइंट बना हुआ है और इस ब्लैक स्पॉट बना हुआ है कि, और इस नेशनल हाईवे जो हमारा है आगरा बीकानेर वाला, इसको शुरू से मैं कह रहा हूँ इतना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेक्टिव बनाया गया है। यहाँ फ्लाईओवर आप देखें, कानौता से चाहिए, कानौता पर, बस्सी पर, सिकंदरा पर, मानपुर पर, चौकरवाड़ा पर, सब हाईवेज आप 100 फीट आगे बनाए वो फ्लाईओवर और चौराहे छोड़ दिए, ऐसे ही भरतपुर में भी। तो ये सोचने का विषय है। अब जिस तरह से दिल्ली और जयपुर हाईवे में काम किया गया, केंद्र सरकार को चाहिए इस हाईवे को प्रायोरिटी पर, जिससे कि ब्लैक स्पॉट जो बन रहा है, भरतपुर में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, और नेशनल हाईवे केंद्र सरकार का इशू। तो मैंने माननीय सांसद महोदय से भी आग्रह किया था कि इस इशू को उठाए, और एनसीआर के रीजन को भी मैं चाहता हूँ कि फायदा होने की बजाय नुकसान हो, फैक्ट्री जा नहीं सकती, जबकि जोग्राफिकल लोकेशन भरतपुर की बहुत जबरदस्त है, दिल्ली के पास है, एयरपोर्ट के नजदीक है, नया जियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसके नजदीक है, फर्टाइल लैंड है, तो इरिगेशन का पानी हमको मिल जाए, टूरिस्ट का एक हब जो है इसको डेवलप कर दिया जाए, तीसरा ERCP योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया जाए। तो मैं सोचता हूँ भरतपुर हमने किया ना काम। हम देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि भाई NCR की वजह से, TTZ की वजह से फैक्ट्री नहीं आ सकती, तो हमने एक अल्टरनेटिव मॉडल डेवलप किया, एजुकेशन हब, मेडिकल हब, टूरिस्ट हब जो राज्य सरकार जो उसमें जो 8 कॉलेजेस जो डेवलप किए होंगे, उसके बाद ये जो बन के बढ़िया हो जाएंगे, वो स्थिति देखेंगे उस वक्त क्या होगा, आप देखिए। ऐसे मेडिकल का आपको डेवलप करना चाहिए। तो जब NCR TTZ की वजह से फैक्ट्री नहीं आ सकती है, तो अल्टरनेटिव मॉडल तो हमें देना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, और मैं इसलिए कई बार लोग कहते हैं भाई फैक्ट्रीज क्या है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल कुछ भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल। जैसे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आए दिन NGT की बाइंडिंग्स आ जाती है, 4-5 महीने अब काम नहीं होते, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, माइंस और ये सब बंद हो जाती है, ऑयल मिलें भी कई बार बंद कर, अब तो क्या उससे TTZ से ऑयल मिल का तो हट गया है, पर ये जो प्रॉब्लम होती है ये NCR की वजह से। और बताइए मेरे को समझ में नहीं आता है, मथुरा NCR रीजन में नहीं है, भरतपुर NCR रीजन में है, ये मेरे समझ में आज तक नहीं है। तो हमारा मुख्य जो रोड मैप होगा मेरा भरतपुर के बारे में, उस पर भी चर्चा कल करेंगे, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, वो भी चर्चा करेंगे, अन्य नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत बात करते हैं वो अपनी बात रखेंगे। और आपके माध्यम से ये मैं पहुंचाना चाहता हूँ भरतपुर में कि पिछले 15 ईयर्स और 5 वर्ष मेरे, इनकी आप तुलनात्मक स्टडी करें, हो सकता है 100% मैं करेक्ट जरूरी नहीं, लेकिन सकता हूँ आप डिफरेंट पैरामीटर्स पर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर पैरामीटर्स पर
किसी भी क्षेत्र में चले दुगना या तिगना जो है आंकड़ों की बात करें तो विकास हुआ। पिछले 15 वर्षों का देखें तो उस स्थिति में देखें उससे तुलना करें तो मैं कह सकता हूँ पब्लिक का जो रेस्पॉन्स है, जनता का जो रेस्पॉन्स है वो होता है। बाकी विपक्ष का तो आप कई बार कहते हैं आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, विपक्ष का काम आरोप प्रत्यारोप लगाना, आप अपना काम करते रहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कि भरतपुर के एक सकारात्मक विकास को लेकर के जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को और अच्छी तरह से इफेक्टिव बनाने के लिए और विकास की एक शुरुआत की है, उसको और तीव्र गति से देने के लिए जो चीज़ें बकाया हैं, जो एक रोड मैप है कि भरतपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट किया जाए। तो ये तो 2-4 साल में स्मार्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इट विल रिक्वायर एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, ये माना जाता। तब जाके अभी जयपुर को भी स्मार्ट सिटी डेवलप किया, मतलब वो तो डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और मतलब और मैं तो कहना चाहूँगा भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग को राजनीतिक कारणों से स्मार्ट सिटी में ले लिया, बाकी सारे संभागीय हेडक्वार्टर को ले लिया। उससे 1500 करोड़ रुपए और हमको मिलता संभागीय हेडक्वार्टर्स को, वो नहीं मिल पाया। तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर वो स्मार्ट सिटी के रूप में जब 4 को ले लिया, 3 छोड़ दिए, इस समझ में ऑन व्हाट पैरामीटर्स उन्होंने छोड़ा, तो उसको लेकर के भी हमें, और मेरा कंसेप्ट ये कि भाई सरकार कांग्रेस के रिपीट होने पर निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा भरतपुर पे स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जाए। स्मार्ट सिटी सपोर्टेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड टूरिस्ट प्लेसेस सपोर्टेड बाय। तो एक स्मार्ट सिटी का विद मतलब अच्छा एक ढांचा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रैफिक जैम का, कुछ फ्लाईओवर्स यहाँ बने। जिस तरह से अभी आरबीएम हॉस्पिटल के बगल वाला LC38 का फ्लाईओवर कुछ 76 करोड़ रुपए का सैंक्शन होकर के काम, बस उसके लीगल फॉर्मेलिटी चल रही है जमीन अधिग्रहण की। तो ये फ्लाईओवर झगेरे का बन जाएगा, धौरबी का बन जाएगा, ये सब स्वीकृत हो चुके हैं। CFCD का काम जो सबसे बड़ा काम है, ये जब तैयार हो जाएगी अभी एक 1-1.25 साल में, तो ये हमारा भरतपुर, एक जो नए भरतपुर बनाने की जो शुरुआत है उसकी तरफ से।